चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 आर.एस. अग्रवाल में 2A और 2C का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब बात करते हैं फंक्शन है क्या। तो हम लोग अभी रिलेशन पढ़ चुके हैं। तो हमको पता है रिलेशन दो सेट के बीच में डिफाइन होता है, A to B। सिमिलरली इसी रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, लेकिन कब फंक्शन बोला जाएगा, बस R के जगह पे F लिख देते हैं और यहाँ A to B ही रहेगा। यानी ये रिलेशन हमारा फंक्शन बनेगा कब। तो इसके लिए डिफिनेशन है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए दिख रहा है ना, जो सबसे पहले लिखा है, सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। बस यही डिफिनेशन है। यानी एक फंक्शन ए टू बी डिफाइन होगा कब, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज हो सेट बी के अंदर। अब इस डिफिनेशन का मतलब, यानी इस परिभाषा या इसको डिफाइन जो किया गया है, इसका असल मतलब क्या है। यानी हमारे पास दो सेट होना चाहिए, एक सेट ए और एक सेट बी। नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये सेट ए ले लेते हैं और ये सेट बी ले लेते हैं। ये फंक्शन कब होगा, जब इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखा है और इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखा है, हर एक एलिमेंट का, ईच का मतलब होता है कि कोई भी बाकी नहीं रहेगा, प्रत्येक का यूनिक इमेज होगा। किसके अंदर, बी के अंदर। यूनिक का मतलब होता है सिंगल, एक, अकेला। यानी इसके लिए इसका इमेज यानी सॉल्यूशन एक होगा। यानी इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट करेगा। 1 सिर्फ ए से कनेक्ट किया है, 2 बी से कनेक्ट किया है, 3 सी से कनेक्ट किया है और 4 भी सी से कनेक्ट किया है। देखना, इसमें पहले वाले सेट ए का हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सबका कनेक्शन बी के अंदर सिंगल एलिमेंट के साथ है। 1 का एक ही एलिमेंट के साथ है, 2 का एक ही एलिमेंट के साथ है, 3 का एक ही एलिमेंट के साथ है, 4 का एक ही एलिमेंट के साथ है। तो हम बोलेंगे ये फंक्शन है। एक दो एग्जांपल और ले ले, एकदम क्लियर हो जाएगा। किस तरह के रिलेशन को फंक्शन कहा जाएगा, जो दो सेट के बीच डिफाइन हो, जहां पहले सेट का हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए और दूसरे सेट के साथ यूनिक कनेक्टेड होना चाहिए। मान लो 1 ए के साथ कनेक्टेड है, 2 बी के साथ कनेक्टेड है, 3 सी के साथ कनेक्टेड है और 4 डी के साथ कनेक्टेड है। 5 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। यानी 1 के लिए इमेज जिसके साथ कनेक्शन होता है ना, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं या इमेज बोलते हैं या रेंज बोलते हैं। ठीक है ना। तो 1 का रेंज ए है, 2 का रेंज बी है, 3 का रेंज सी है, 4 का रेंज डी है, लेकिन 5 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो फंक्शन का जो भी डिफिनेशन है उसके अनुसार आप देखोगे तो ईच एलिमेंट ऑफ ए, क्या ए का हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट किया है? नहीं, 5 नहीं किया है, तो ये फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल और चेंज करें हम लोग। ए बी, ए फर्स्ट सेट है तो फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट, सेकेंड सेट में कुछ भी अगर एलिमेंट हो उसके साथ यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। तो 1 के लिए आंसर ए दे रहा है, 1 के लिए ही आंसर बी दे रहा है, 2 के लिए आंसर बी दिया है, 3 के लिए आंसर सी दिया है, 4 के लिए आंसर सी दिया है। क्या ये फंक्शन है? तो दो ही चीज़ देखना है। पहले ये देखना है कि क्या पहले वाले सेट का सारा एलिमेंट कनेक्ट किया है कि नहीं किया है, किया है। अब दूसरा ये देखना है कि सबका कनेक्शन सिंगल है या एक से ज़्यादा है। तो 1 के लिए कनेक्शन 2 है, यानी एक से ज़्यादा है। बाकी 2 के लिए एक ही कनेक्शन है, 3 के लिए एक ही कनेक्शन है और 4 के लिए एक ही कनेक्शन है। लेकिन किसी भी एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा अगर इमेज हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होता है। एक बात और ध्यान से देखना, यहाँ 3 और 4 के लिए सेम नंबर पे कनेक्ट किया गया है, यानी 3 का भी आंसर सी है और 4 के लिए भी आंसर सी है। ये पॉसिबल हो सकता है।
आंसर सेम हो सकता है, हमको आंसर से मतलब नहीं है, हमारे आंसर के क्वांटिटी संख्या से मतलब है। इसके लिए आंसर की संख्या 1 और इसके लिए भी आंसर की संख्या 1 ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस नंबर के लिए चूँकि आंसर की संख्या 2 है तो ये फंक्शन नहीं है। इस एग्जांपल में देख लो, सब कनेक्ट किया है, सबके लिए आंसर की संख्या 1 ही है। भले इन दोनों के लिए आंसर सेम है, लेकिन जब आंसर को गिनोगे तो इसके लिए आंसर 1 पीस है और इसके लिए भी आंसर 1 ही पीस है। तो ये फंक्शन हुआ और ये दोनों फंक्शन नहीं हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि फंक्शन का डिफिनेशन क्लियर हो चुका है। फंक्शन अगर दो सेट के बीच में डिफाइन है तो पहले वाले सेट का ईच एलिमेंट का यानी हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज किसके अंदर होना चाहिए, दूसरे वाले सेट के अंदर होना चाहिए। क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम लोग। अच्छे, इस पूरे घटनाक्रम में हम एक वर्ड इस्तेमाल किए, रेंज। तो हम लोग थोड़ा रेंज देख लेते हैं, रेंज कहते हैं किसको है। तो अब टॉपिक बन रहा है हमारा डोमेन। कोडोमेन एंड रेंज। सबसे पहले मैं डोमेन और कोडोमेन किसको कहते हैं लिख लेते हैं पहले। इफ अ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है, इज डिफाइन, अगर कोई फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन हमेशा दो सेट के बीच में डिफाइन होता है, फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, यानी अगर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी की तरफ डिफाइन है, देन फॉर, फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, ए टू बी, सेट ए इज कॉल्ड द, कितना आसान है, डोमेन। यानी अगर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी की तरफ डिफाइन हो तो सभी इस फंक्शन के सभी वैल्यू के लिए जो सेट ए है हमारा वो डोमेन कहलाएगा। सेट ए डोमेन कहलाएगा तो सेट बी क्या कहलाएगा, तो एंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। देखो तीन वर्ड ही लिखे हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो डोमेन किसको कहते हैं, तो अगर फंक्शन ए से बी के तरफ डिफाइन है तो ए डोमेन कहलाएगा और बी कोडोमेन कहलाएगा। इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो एरो से पहले वाला डोमेन और एरो के बाद वाला कोडोमेन। तब रेंज किसको कहेंगे, तो आगे देखते हैं हम लोग। रेंज, द सेट ऑफ, लिख लेने के बाद है ना सारा कुछ क्लियर हो जाता है। द सेट ऑफ फंक्शन इमेज, इमेज तो क्लियर हो गया होगा, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द इमेज। देखना है क्या ये चीज, किसका इमेज बाबू, अरे सॉरी इमेज नहीं, रेंज ना, किसका रेंज, तो ऑफ फंक्शन। बड़ा सिंपल है कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में जिस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में जो इमेज बन रहा है, तो 1 के लिए इमेज मान लो ए बना, 2 के लिए इमेज बी बना, 3 के लिए इमेज सी बना और 4 के लिए भी सी बना, और इसमें एक एलिमेंट और डी भी था। यानी 1 के लिए इमेज ए बन रहा है, 2 के लिए इमेज बी बन रहा है, 3 के लिए इमेज सी बन रहा है, 4 के लिए इमेज भी सी बन रहा है। तो जो इमेज बन रहा है ना इसके सेट को, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो सेट तैयार हुआ इसी सेट को हम लोग रेंज बोलते हैं। फिर ध्यान से देखना, अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन हो तो ए हमारा डोमेन कहलाएगा, बी हमारा कोडोमेन कहलाएगा, और रेंज किसको बोलते हैं, तो रेंज उस सेट को बोलते हैं जो इमेज का सेट होता है। आप गौर से देखो, सेट बी को रेंज नहीं बोल सकते क्योंकि सेट बी में जो डी एलिमेंट है ये इमेज का काम नहीं कर रहा है, ये अकेला बैठा है। तो जो इमेज का काम कर रहा है उसके सेट को रेंज बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। डोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं। तो आप
डायरेक्ट बोल सकते हो रेंज है क्या, तो रेंज कोडोमेन के अंदर रहता है। किस एलिमेंट को रेंज बोला जाएगा, उस एलिमेंट को रेंज बोला जाएगा जो डोमेन का इमेज बनता है, जो डोमेन का इमेज बनता है वो हमारा रेंज है। ये सब 11th का पार्ट है ना। अब हम लोग बात करेंगे 12 में आएंगे टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है आर्य सवाल का। सवाल हम इधर लिखे हुए हैं। पहले उस सवाल को हम लोग कुछ सवाल को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 16, 14 और 15। सो ए 14, 15, 16 ये 3 सवाल है। पहले 15 देखेंगे, फिर 14 देखेंगे और फिर 16 देखेंगे। असल में सब 11th में हो चुका है, लेकिन चूंकि 11th याद नहीं है इसलिए देखो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे 3 सवाल लिखा है, 3 एग्जाम्पल लिखा है। एक एग्जाम्पल एफ है, एक जी और एक एच है। आपको बताना है इसमें कौन सा फंक्शन है। अगर वो फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा। ठीक है, आपको याद होगा रिलेशन के अंदर हम लोग इस तरह का रिलेशन पढ़ चुके हैं, तो वहाँ डोमेन रेंज पढ़े हुए हैं। यानी कॉमा से पहले वाला डोमेन होता है, कॉमा के बाद वाला रेंज होता है। लेकिन यहाँ पे डोमेन रेंज कब बताना है, जब वो फंक्शन होगा तब। यानी कि ये तीनों फंक्शन नहीं है, पहले चेक करना है कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन का जो डिफिनेशन कहता है बस उसी पे ध्यान दो कि सभी डोमेन के लिए जो आंसर होगा वो आंसर का क्वांटिटी 1 होगा, 1 से ज़्यादा आंसर नहीं होगा। यानी कोई भी डोमेन 1 से ज़्यादा नंबर से कनेक्टेड नहीं होगा। -1 2 से कनेक्टेड है, 1 8 से कनेक्टेड है, 2 11 से कनेक्टेड है, 3 12 से 14 से कनेक्टेड है। अब गौर से देखो, -1 इस पूरे एग्जाम्पल में सिर्फ 2 के अलावा और किसी से कनेक्टेड नहीं है। 1 जो है 8 के अलावा और किसी से कनेक्टेड नहीं है। 2 जो है 11 के अलावा और किसी से कनेक्टेड नहीं है। 3 जो है 14 के अलावा और किसी से कनेक्टेड नहीं है। अगर एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो तो ये फंक्शन है। तो पहला वाला हमारा एफ जो है फंक्शन है। अच्छा, जब ये फंक्शन है तो इसका डोमेन लिखना है। डोम फॉर डोमेन। तो डोमेन किसको बोलते हैं, किसी भी ऑर्डर पेयर में पहला नंबर -1, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। अच्छा, इसका रेंज भी लिखना है, इसको RF इस तरह शॉर्ट में भी लिखा जाता है। तो देखो रेंज बोलते हैं कॉमा के बाद वाले को, तो 2, 8, 11, 14। चलो पहला वाला फंक्शन तो था। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल यही है, 1 के लिए 1 कनेक्ट है, इसके बगल में भी 1 के लिए ही -1 कनेक्टेड है। तो गौर से देखो, इस एग्जाम्पल में डोमेन 1 के लिए 1 से ज़्यादा नंबर से कनेक्शन है। 1 1 से भी कनेक्ट कर रहा है, 1 -1 से भी कनेक्ट कर रहा है। तो अगर एक नंबर 1 से ज़्यादा से कनेक्ट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो जी हमारा फंक्शन नहीं है। अच्छा, तीसरे की बात करते हैं हम लोग। ए जो है बी से कनेक्टेड है, क्या और बाकी जगह कहीं ए किसी और से कनेक्टेड है? यहाँ ए नहीं है, ना यहाँ ए है ना यहाँ ए है। अच्छा, बी यहाँ सी से कनेक्टेड है, तो बी और किसी से कनेक्टेड है? यहाँ नहीं है, यहाँ भी बी नहीं है। अच्छा, यहाँ सी बी से कनेक्टेड है। अब गौर से देखो ना, ABCD कॉमा से पहले वाला डोमेन कहलाता है। तो कोई भी डोमेन इसमें 1 से ज़्यादा नंबर से कनेक्टेड नहीं है, तो ये फंक्शन है। तो एच हमारा फंक्शन हुआ। अच्छा, जब एच फंक्शन हुआ तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डोमेन क्या बोलेंगे, ABCD रेंज बोलेंगे हम लोग BC अच्छा, बी 2 बार है, सी 2 बार है, लेकिन एक ही बार लिखना है। एक ही में 10 बार कहना लिखा हो, उसको लिखते हैं एक ही बार है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखना, एक फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल। आर का मतलब रियल नंबर होता है, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। fx बराबर x² + 1 दिया गया है। आपको डोमेन और रेंज यहाँ पे निकालना है। अगर इस तरीके से ऑर्डर पेयर में दिया रहे तो डोमेन रेंज लिखना बड़ा आसान होता है।
लेकिन जब ऐसा फंक्शन दिया रहे तो डोमेन रेंज लिखना 11 क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जो पढ़े हुए हैं उनको पता है, और बाकी जो नहीं पढ़े वो देखेंगे यहाँ पे। डोमेन कहते हैं किसको है? डोमेन का मतलब होता है एक्स का हर वो वैल्यू, डोमेन का मतलब एक्स का हर वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन आंसर देता हो, यानी एक्स के जगह पे हर वो नंबर जिसको यहाँ रखे तो आंसर मिले, यानी इनफाइनाइट नहीं आए, तो सभी नंबर के सेट को हम लोग डोमेन बोलेंगे। तो अगर किसी का डोमेन अगर आपको बताना है तो आपको ये चेक करना है कि कोई भी ऐसा नंबर है एक्स के जगह पे रखने से उसका आंसर इनफाइनाइट होता हो। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। जब एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो हम एक्स के जगह पे दुनिया का कोई भी नंबर रख दे ना, कोई भी रियल नंबर रख दे, ये कभी इनफाइनाइट नहीं आने वाला है। अब जीरो रखो, कुछ ना कुछ आंसर देगा। आप टू रखो, प्लस में रखो, माइनस में रखो, बटा में रखो, डेसिमल में रखो, छोटा रखो, बड़ा रखो, आंसर मिलेगा, कभी इन्फिनाइट आने वाला नहीं। इन्फिनाइट कब आता है? जब नीचे में जीरो है, इसके नीचे तो वन है, तो कभी इन्फिनाइट आने वाला नहीं है। यानी कि ये हर एक नंबर पर आंसर देगा, तो हर एक नंबर का मतलब रियल नंबर पे आंसर देगा, तो इसका डोमेन जो होगा वो हो जाएगा रियल नंबर, यानी एक्स का हर वो वैल्यू का सेट जिस पर फंक्शन आंसर देता हो। तो ये फंक्शन सारे नंबर पर आंसर देगा, तो सारा नंबर ही इसका डोमेन होगा, और सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अब रेंज कैसे निकालेंगे? तो ये क्लास 11th में सीखे हैं हम लोग, लेकिन उम्मीद है कि याद नहीं है, देखना ध्यान से। रेंज के लिए सबसे पहले हम एफ एक्स को बराबर वाई लिखते हैं, सीखो, क्योंकि जब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे ना तो वहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे हम, तो अभी से क्लियर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एफ एक्स को बराबर वाई लिखते हैं, और एफ एक्स का जो वैल्यू है उसको वहाँ लिख देते हैं, और यहाँ से हम एक्स निकालते हैं, तो वन इधर गया तो माइनस वन, एक्स बराबर अंडर रूट माइनस वन, ये आया। अब देखो ये जो सवाल है, अब एक्स बराबर रूट वाई माइनस वन हो गया, यानी अब ये सवाल वाई के टर्म में आ गया है। तो अगर आपको रेंज बताना है, रेंज का मतलब आपको वाई का आंसर निकालना है, डोमेन का मतलब आपको एक्स का आंसर निकालना है। इन शॉर्ट ये याद रखो, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, रेंज मतलब वाई का वैल्यू। तो वाई के कौन कौन से वैल्यू के लिए ये आंसर देगा, यानी इसका आंसर मिलेगा, वाई का कौन कौन से वैल्यू यहाँ पर रखे जिससे हमको इसका आंसर मिले, यानी कौन सा वैल्यू रखने से आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको पता है ना कि रूट के अंदर कोई भी नंबर हो इसका आंसर तभी पॉसिबल है। रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फंक्शन जो देख रहे हैं वो रियल नंबर में ही देख रहे हैं, तो हम रियल से बाहर नहीं जाने वाले हैं। यानी कोई भी रूट का आंसर तभी मिलता है जब रूट के अंदर वाला या तो ज़ीरो हो या तो ज़ीरो से ज़्यादा हो, ठीक है। यानी ये आंसर तभी देगा जब रूट के अंदर वाई माइनस वन है, ये ज़ीरो हो या ज़ीरो से ज़्यादा हो। तो वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? वन उधर फेंक दो, या सॉरी, वन या वन से ज़्यादा, वन या वन से ज़्यादा। अच्छे बाबू बताओ, वाई का वैल्यू एक या एक से ज़्यादा, ज़्यादा मतलब कितना? कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है, तो इन्फिनाइट तक जाएगा, इन्फिनाइट से कम। तो इसका आंसर लिखेंगे वन, इन्फिनाइट पे छोटी ब्रैकेट। अब ये मत पूछना ब्रैकेट का मतलब क्या है, क्लास 11th में बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, आप पढ़ चुके होंगे आप लोग। जहाँ बराबर का साइन होता है वहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाते हैं, और जहाँ छोटा साइन, जहाँ बराबर का साइन नहीं होता है वहाँ छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। साइड में लिख देते हैं हम, अगर बराबर दोनों तरफ लगा हुआ है तो दोनों तरफ बिग ब्रैकेट लगेगा, बराबर एक ही तरफ लगा है और एक तरफ नहीं लगा है, जिधर लगा है उधर बिग ब्रैकेट, जिधर नहीं लगा है उधर छोटी ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। अगर बराबर दोनों तरफ नहीं लगा है तो दोनों तरफ ही छोटी ब्रैकेट, ये याद रखना। बुझ गए बात को? तो ये हो गया इसका रेंज। डोमेन कैसे निकालेंगे? तो एक्स का हर वो वैल्यू जिस पर वो फंक्शन आंसर देता हो, चेक करेंगे, ये सारे रियल नंबर पे आंसर दे रहा है तो सारा रियल नंबर इसका डोमेन है। रेंज कैसे निकालना है? तो रेंज के लिए एफ एक्स बराबर वाई लिखना है, एफ एक्स का वैल्यू छाप देना है, वहाँ से एक्स निकाल लेना है इस तरीके से। अब ये चेक करना है कि एक्स कौन से नंबर, वाई के कौन से नंबर रखने से एक्स मिलेगा।
है ना। तो ये रूट है, तो रूट का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी रूट के अंदर वाला या तो ज़ीरो हो या तो ज़ीरो से ज़्यादा हो। तो रूट के अंदर जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, तो वहाँ से वाई का आंसर निकल गया एक या एक से ज़्यादा, मतलब एक या एक से ज़्यादा, लेकिन किससे कम होना चाहिए? कोई भी नंबर इन्फिनाइट के बराबर होता ही नहीं है, तो वो हमेशा इन्फिनाइट से कम होगा, तो इन्फिनाइट से कम होना चाहिए। यहाँ बराबर का साइन है, यहाँ बराबर का साइन नहीं है, तो यहाँ बिग ब्रैकेट और यहाँ छोटी ब्रैकेट, ये हो गया हमारा रेंज। अब ऐसे ही मिलता जुलता है क्वेश्चन और है जहाँ डोमेन रेंज निकालना है, क्वेश्चन नंबर 16। ये दोनों क्वेश्चन क्लास 11th का है, 12 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 12 में ये आएगा भी नहीं, लेकिन चूँकि एक्सरसाइज में है तो हम बता देते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। आपको यहाँ डोमेन और रेंज बताना है। ये सब कुछ नोट कीजिएगा, जब कल क्लास में आएंगे ना तो आपको ये चीज़ बहुत यूज़ होगा। जो ये नहीं देख कर आएंगे उनको समझ में भी नहीं आएगा। आपको डोमेन और रेंज बताना है इसमें। तो आप तो इतना जान ही चुके हैं डोमेन का मतलब क्या है और रेंज का मतलब क्या है। डोमेन का मतलब एक्स का वो सारा नंबर जिस पर हमारा क्वेश्चन आंसर दे रहा हो, ठीक है। रेंज का मतलब क्या है? वाई का वो सारा नंबर जिस पर एक्स आंसर दे रहा हो। तो आप बताओ, फिलहाल डोमेन की अगर हम बात करें तो एक्स का कोई ऐसा नंबर है जिसको यहाँ रखे तो आंसर नहीं मिले। तो अभी बताए थे ना कि आंसर कब नहीं मिलता, जब नीचे ज़ीरो हो जाए। अगर नीचे ज़ीरो हो जाता है अलजेब्रिक फंक्शन में तो हमारा आंसर नहीं मिलता है। तो पहले नीचे वाले को बराबर ज़ीरो करके देख लेते हैं क्या एक्स का वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा। एक्स स्क्वायर बराबर -1, किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 होता ही नहीं है, यानी ऐसा कोई नंबर आज तक बना ही नहीं है जिसको यहाँ रखे एक्स के जगह पे तो इसको ज़ीरो बना दे। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है और प्लस प्लस करोगे यार तो हमेशा वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा ही मिलेगा। यानी एक्स का कोई भी नंबर यहाँ पे रखने की वजह से ज़ीरो आएगा ही नहीं। इसका मतलब नीचे ज़ीरो आने वाला नहीं है। कुछ भी डाल दो नीचे ज़ीरो आने वाला है या नहीं है, इसका मतलब इन्फिनाइट कभी होगा ही नहीं, यानी हर नंबर पे ये आंसर देगा। तो इसका डोमेन क्या बनेगा? डोमेन क्या बनेगा इसका? रियल नंबर। अच्छा, रेंज के लिए क्या करते हैं? एफ एक्स बराबर वाई लिख लेते हैं। वाई बराबर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। यहाँ से काम करते हैं, इसको इधर फेंकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर वाई बाई 1 माइनस वाई। आपको रेंज के लिए हमेशा एक्स इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। आपको इसका रेंज बताना है। देखो जैसे हम बना रहे हैं ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है, ठीक है ना। इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करते हैं, लेकिन ग्राफिकली बोर्ड में छूना भी नहीं है, एक को नंबर नहीं मिलने वाला है, बल्कि बहुत इजी टॉपिक, बहुत इजी है वो ग्राफ से बताना। एक्स बराबर अंडरवुड वाई बाई अंडरवुड 1 माइनस वाई, आपको समझ में पहले आ चुका है। रेंज का मतलब ये हुआ कि वाई का हर वो नंबर जिस पर ये आंसर दे वो हमारा रेंज है। तो दोस्त कुल मिला के बात वही है कि आंसर कब नहीं देता है? जब नीचे ज़ीरो हो, नीचे ज़ीरो हो। तो 1 माइनस वाई मेरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी 1 वाई के बराबर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा यहाँ रूट भी है, तो रूट का मतलब ये हुआ, अच्छा रूट है तो हम ऊपर वाले को अलग रूट कर देते हैं, नीचे वाले को अलग रूट कर देते हैं। ऊपर वाला रूट डिफाइन कब होगा? जब ये कब डिफाइन होगा? जब अंदर वाला या तो ज़ीरो हो या तो ज़ीरो से ज़्यादा हो। और नीचे वाला रूट कब डिफाइन होगा? जब अंदर वाला सिर्फ ज़ीरो से ज़्यादा हो। अब बोलो सर यहाँ बराबर कहाँ नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ है नीचे में। अगर हम बराबर लगाएंगे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि नीचे वाला ज़ीरो हो या ज़ीरो से ज़्यादा हो। अगर ज़ीरो नीचे हो गया तो ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो आपको नीचे में ज़ीरो नहीं लेना, ये याद रखना है। तो यहाँ से आएगा, सॉरी, वाई का वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा और वाई का वैल्यू एक से कम, दोनों को मिला दो। जब इन दोनों को मिला के आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? वाई का जो आंसर है वो ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा है, और ये बोल रहा है वाई का आंसर एक से कम है। दोनों मिला के क्या बोलेंगे? वाई का आंसर ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा लेकिन एक से
कम, 0 या 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम। तो रेंज हमारा हो जाएगा 0 लेकिन 1 पे बराबर का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट। असल में करते क्या है कि जो भी आंसर मिलता है ना उसको ऐसे लिखते हैं, 0 मिला और यहाँ से 1 मिला था। ये बोला है 0 या 0 से ज़्यादा, बराबर है तो डार्क देंगे, ज़्यादा हमेशा इधर होता है। ये बोला y 1 से कम, बराबर नहीं है तो यहाँ होल करेंगे, कम हमेशा पीछे होता है। दोनों कॉमन कहाँ है? दोनों कॉमन इस जगह पे है, यही है ना, यहाँ और यहाँ। तो 0 से 1 इसका आंसर हो गया। चूँकि 0 पे बराबर है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, 1 पे बराबर नहीं है इसलिए यहाँ पे छोटी ब्रैकेट। ये हो गया हमारा रेंज। समझ गए होगे? उम्मीद करते हैं। अगर दिक्कत हो तो मैसेज कर देना, कल जब हम लाइव आएंगे तो इसको वापस सवाल समझा सकते हैं। ये हो गया हमारा फंक्शन का बेसिक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की। यहाँ पढ़ रहे थे ना फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन की उम्मीद करते हैं सारा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट होगा तो आप मैसेज कीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, 4 टाइप होते हैं। 1 फंक्शन, जिसको हम लोग इंजेक्शन या इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्शन या इंजेक्टिव ये होता क्या है पहले लिख लेते हैं। बड़ा सिंपल है। अ फंक्शन इफ ए टू बी इज सेड टू बी अ 1 अगर कोई फंक्शन ए टू बी है वो 1 होगा। कब होगा? इफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट, बड़ा सिंपल है ये लिखा हुआ, नहीं भी समझाएंगे समझ में आ जाएगा। डिफरेंट इमेज इन सेट बी। क्या बोला है? कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, वो 1 होगा अगर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए सेट ए के अलग अलग एलिमेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग एलिमेंट का इमेज भी बी के अंदर अलग अलग हो, यानी कोई कॉमन इमेज ना हो। मतलब अगर ये ए है और ये बी है, ए में जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4, अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन के डिफिनेशन को तो डिफाइन करेगा ही। 1 के लिए इमेज ए है, 2 के लिए इमेज बी है, 3 के लिए इमेज सी है, 4 के लिए इमेज डी है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज है कि नहीं है? अलग अलग इमेज है, तो ये 1 कहलाएगा। लेकिन अगर एग्जांपल समझा देते हैं हम, यहाँ पे ए और बी, यहाँ 1 2 3 4 होता है, यहाँ ए बी सी, 1 के लिए ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए सी और 4 के लिए सी। पहले भी एग्जांपल दे चुके हैं, देखना है यहाँ पे। तो ये फंक्शन में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट तो यहाँ से लिया गया है, लेकिन यहाँ डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज हो गया, तो ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है। 1 किसको बोलेंगे? तो अलग अलग डोमेन का अलग अलग रेंज हो, अलग अलग डोमेन का अलग अलग रेंज हो, 1 कहलाएगा। लेकिन अगर रेंज सेम हो जाए इसके तरह तो उसको 1 नहीं, उसको मेनी 1 बोलते हैं, जो अगला टाइप है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप की बात करें हम लोग। समझ में आ गया 1 किसको बोलते हैं। अब किसी भी फंक्शन को 1 प्रूफ करने को एग्ज़ाम में आता है, प्रूफ करने का तरीका अलग है, वो हम कल लाइव में समझाएंगे। आज हम सिर्फ ये जान लें कि 1 कहते किसको हैं, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है। मैनी 1 किसको कहते हैं? मैनी 1 कोई स्पेशल नाम नहीं है, उसको मैनी 1 को मैनी 1 ही कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1 में क्या लिखे थे कि अ फंक्शन इफ ए टू बी इज said to be a many 1 if, many 1 कहेंगे कब?
जब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव, जब डिफरेंट एलिमेंट्स जब डिफरेंट एलिमेंट्स ए का अलग अलग एलिमेंट के लिए, या मोर एलिमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, बी के अंदर सेम इमेज हो जाए, तो इफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन बी। एग्जाम्पल पहले समझ चुके हो कि सेट एक में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के लिए, जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ ए बी सी है, 1 के लिए भी 1 है, और 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी है, और 4 के लिए बी है। यानी यहाँ देखोगे दो एलिमेंट के लिए एक ही इमेज हो बी के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेनी वन। चलो थर्ड टाइप की बात करें। मेनी वन प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, अगर आता भी है तो हम 1 1 ही प्रूफ करते हैं। अगर 1 1 नहीं हुआ तो अपने आप मेनी वन होगा। यानी कुल मिला के दो ही चीज़ प्रूफ करने के लिए आता है, एक 1 1, एक जो अभी बताने जा रहे हैं ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 कैसे प्रूफ होगा वो हम लोग लाइव में देखेंगे, ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू भी कैसे प्रूफ होगा हम लोग लाइव में देखेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे। जिसको हम लोग सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन भी बोलते हैं। ये है क्या, तो सबका जो डिफाइन किया गया है वो बिल्कुल एक ही पैटर्न पे। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी अ ऑन टू फंक्शन इफ, यानी कोई भी फंक्शन ए टू बी डिफाइन है उसको हम ऑन टू बोलेंगे कब? जब ईच, जैसे ईच वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब कि हम कोई भी एलिमेंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। ईच एलिमेंट ऑफ बी, यानी इस बार हम बी की बात कर रहे हैं, बी का हर एलिमेंट यानी कोई खाली नहीं रह रहा है, हैज़ इट्स प्री इमेज। और सवाल है प्री इमेज कहते किसको हैं? इन ए। बड़ा सिंपल चीज़ है, ध्यान से देखना। कोई फंक्शन 1 1 के साथ ऑन टू भी हो सकता है, मेनी वन के साथ ऑन टू हो सकता है। तो एग्जांपल ध्यान से देखोगे, इधर से इधर देखोगे तो 1 1 मेनी वन देखोगे, जब इधर से देखोगे तब आप ऑन टू देखोगे। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है। क्या बोला है? अच्छा 1 ए के साथ कनेक्ट है, 2 बी के साथ कनेक्ट है, 3 सी के साथ कनेक्ट है, 4 डी के साथ कनेक्ट है, तो ये 1 1 कहलाया। लेकिन हम ध्यान से देखना, ए को क्या बोलेंगे? 1 का इमेज है। बी को क्या बोलेंगे? 2 का इमेज है। सी को क्या बोलेंगे? 3 का इमेज है। डी किसका इमेज है? 4 का। तो ए जो है 1 का इमेज है, तो 1 को बोलेंगे प्री इमेज, 2 को बोलेंगे बी का प्री इमेज है, सी को बोलेंगे 3 को बोलेंगे सी का प्री इमेज है। यानी डोमेन में वो एलिमेंट जिसका इमेज बी के अंदर दिख रहा हो उसको प्री इमेज बोला जाता है। अगर ये इमेज है तो ये प्री इमेज है। तो वही सवाल बोला है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी का हर एक एलिमेंट, यानी कोई भी खाली नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे, बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज ए में होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल डिफिनेशन है, वैसा फंक्शन जिसमें सेट बी का कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट को रेंज बनना चाहिए। यानी कोड डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाएगा। कब सेम होता है? जब कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचता है, तो उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट, सेट बी का हर एक एलिमेंट इमेज बन जाए, तो उसको बोला जाएगा ऑन टू फंक्शन। लास्ट इनटू। अब वही है उल्टा, अगर ऑन टू नहीं है तो क्या है? ये इनटू है। यानी अगर एग्जांपल समझ लो, अगर ए टू बी डिफाइन है 1 2 3 4, ए बी सी डी, 1 से ए मिला, 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी है, 4 के लिए भी सी है। इस बी सेट बी के अंदर ईच एलिमेंट की अगर हम बात करें, हर एक एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो डी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जब डी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये फंक्शन तो है लेकिन कोड डोमेन का एक एलिमेंट बच गया, सारा एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इस तरह के फंक्शन को इनटू बोलते हैं। अगर सब पार्टिसिपेट, अगर डी पे हाथ रख दें हम, तो अभी तीनों पार्टिसिपेट कर रहा है,
तो ये ऑन टू है, लेकिन अगर कोई बच गया तो ये इनटू है। बुझ गए बात को? इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे अ फंक्शन एफ ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैव नो प्री इमेज इन ए। यानी कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा हो बी के अंदर जिसका कोई प्री इमेज ए के अंदर ना हो। क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन। खुद से लिख लेना। समझ में आ गया? ऑन टू जिसमें बी में वो खाली ना रहे, इनटू कोई ना कोई एक खाली रहना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट खाली रह गया तो इनटू। मैनी वन, मैनी वन का मतलब एक से ज़्यादा डोमेन के लिए एक ही रेंज हो। मैनी वन, वन वन अलग अलग डोमेन का अलग अलग रेंज हो। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो ध्यान से, जो कल हम लाइव क्लास में बताए थे उस सारा सवाल को वापस हमें कॉपी में बता के एक वीडियो कल डाल देंगे हम। जिनका छूट गया था या जिनको समझ में नहीं आया था वो फिर वीडियो देख लेंगे। आप सो को उठोगे तो आपको वीडियो बना हुआ मिलेगा, है ना। ये वीडियो तो आपको अभी मिल जाएगा 1-2 घंटे के अंदर में। जैसे अभी बज रहा है 7, तो आपको 9 बजे तक ये वीडियो आ जाएगा। अभी हम सिर्फ बेसिक ही स्टार्ट किए हैं, अभी फंक्शन का क्वेश्चन पे नहीं गए हैं। कल हम लोग सीखेंगे कि 1-1 कैसे प्रूफ करते हैं, ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, और क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी का। हम इसमें ऑलरेडी कॉपी में लिखे हुए थे, है ना, लेकिन वो बोर्ड पे हम बताएंगे। मिलते हैं कल।